हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और आज हम एक बॉटनी का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो उस टॉपिक से हमारे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट्स देना चाहता हूं कि कामयाबी आपको तभी मिलती है जब आप कामयाबी को अपने सांसों की तरह संभालेंगे, अपने सांसों की तरह उसको देखने लगेंगे, जभी आपको मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक अच्छा टॉपिक है। यहां से आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा है और इसको बीएससी के अंदर भी हम पढ़ेंगे। तो ये है टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की पहले देखेंगे हम संरचना, फिर करेंगे हम इसका परासंरचना, फिर देखेंगे हम इसके कार्य, फिर देखेंगे इसका संगठन इसके रासायनिक संगठन, इस प्रकार से हम इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहला क्या हो गया, संरचना, दूसरा हो गया परासंरचना, तीसरा हो गया इसका कार्य, चौथा देखेंगे इसके संगठन भी इसके रासायनिक संगठन, और वैसे भी इसको देखेंगे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि नॉर्मल बात आपको याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी खोज किसने की थी। सर्वप्रथम इसे फ्लेमिंग ने देखा था। कब? 1882 के अंदर, 1892 में, सॉरी, इसे सर्वप्रथम किसने देखा था? 1892 में फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग ने इसे देखा था। इसे 1892 में फ्लेमिंग ने तो देखा था, परंतु इसका जो नामकरण है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने देखा था, तब बेंडा और ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये जो नाम है ये किसने दिया था? ये दिया था सी बेंडा ने। किसने? सी बेंडा ने। क्या दिया था? नामकरण। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है उस किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है कि प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या है कि प्रत्येक यूकैरियोटिक, इतना तो आपको पता है कि यूकैरियोटिक होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में, प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव में समान रूप से वितरित धागे रूपी या कण रूपी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। यूकैरियोटिक जो होती है सेल्स होती है, प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोशिका द्रव्य में, ये कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य में जो धागे नुमा संरचना होती है, क्या होती है? धागे नुमा संरचना। यह आपके क्या कहलाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए इसको एक बार और समझने की कोशिश कीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1892 में देखा था, और माइटोकॉन्ड्रिया जो नामकरण है वो किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम संरचना, परासंरचना, कार्य और संगठन के बारे में देखेंगे। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोटिक, प्रत्येक सजीव के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, यूकैरियोटिक जो सेल्स है उसके अंदर कोशिका द्रव्य में धागे नुमा जो संरचना पाई जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है।
तो समझ में आया आपके माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर जो दागेनुमा संरचना पाई जाती है वही माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। और दूसरी बात कि माइटोकॉन्ड्रिया को फ्लेमिंग ने 1892 में देखा था और इसका नामकरण सीबेंडा ने दिया था। तो इन बात को तो आपको याद रखना है। ये हो गया 12th क्लास के लेवल का। अब इसको एक बार मैं स्क्रीन पर आपके लगा देता हूं, वहां से आप इसके बारे में नॉर्मल लिख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग डालेंगे और ऐसे लगाएंगे और फिर आपको उसको लिखना है जो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं। पहले आप इसे लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद में आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि विभिन्न आकारों के अनुसार इनके नाम रखे गए हैं, जैसे कण रूपी रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम और धड़ जो कण रूपी संरचना होती है। अब मैं इसे साफ कर देता हूं, आप फिर और समझना इसे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर आपको देखना है, देखिए इसको मैं साफ कर देता हूं, इतना आपके समझ में आ गया। अब इसका नामकरण जो क्या है संरचनाओं के आधार पर रखा गया। इसकी संरचना के आधार पर इसका नामकरण जो है रखा गया है। तो पहले तो इसका जो नामकरण है वो देखते हैं। कण रूपी रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोस, जो कण रूपी रचना होती है, क्या होती है, कण रूपी रचना जो होती है इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियास कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या इसे कहते हैं कॉन्ड्रियोसोम। कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। आगे देखिए, और इसकी धड़ रूपी संरचना क्या होती है, धड़ रूपी संरचना जो होती है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं कॉन्ड्रिकोंटस, इसको जानते हैं कॉन्ड्रिकोंटस। इसको जो धड़ रूपी संरचना होती है इसे कॉन्ड्रिकोंटस के नाम से जानते हैं। और आगे देखिए, इसके धागे रूपी जो संरचना होती है उसे कॉन्ड्रिकोंटस कहते हैं। धड़ रूपी और धागे रूपी, यहां पर या और लगा लेना आप, धागे रूपी। तो इसकी धड़ रूपी व धागे रूपी जो संरचना होती है उसे कॉन्ड्रिकोंटस के नाम से जानते हैं। तो इनकी आकृति मुख्य रूप से क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करती है। और इसकी आकृति जो होती है ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, आकृति जो होती है, इसकी आकृति जो होती है वो इसकी क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करती है। किस पर, क्रियात्मक अवस्था, इसकी क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करती है। और इसके बारे में आगे देखिए कि कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्र रूप से घूमते हुए, और ये कोशिका के अंदर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। क्या होते हैं, कोशिका के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाले स्थानों पर स्थायी रूप से देखा जा सकता है। सामान्यतः इनकी लंबाई 3.0 से 4.0 माइक्रो, इनकी जो मोटाई होती है, देखिए इनकी क्या होती है, लंबाई, इनकी लंबाई क्या होती है, 3.0 से 4.0 माइक्रो होती है। तथा व्यास इनका कितना होता है, व्यास होता है इनका दोस्तों, इनका व्यास होता है 0.5 से 1.0 माइक्रो।
माइक्रो व्यास होता है। तो ये इसके बारे में आपको दूसरे जो बात क्या याद रखनी है कि इसकी संरचना के आधार पर इसकी कण रूपी रचना जो होती है इसको माइटोकॉन्ड्रिया और कॉन्ट्रियोसोम नाम से जानते हैं, और धड़ रूपी व धागे रूपी संरचना होती है तो इसको कॉन्ड्रिकोन्टस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉन्ड्रिकोन्टस नाम से जानते हैं। और इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति होती है वो क्रियात्मक अवस्था पर निर्भर करती है। इसकी जो क्रिया होती है उसकी अवस्था पर ही इसकी आकृति निर्भर करती है। इसकी कण रूपी भी हो सकती है और धड़ रूपी भी हो सकती है, धागे रूपी भी हो सकती है, और स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। ये कोशिका के अंदर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, और जहां पर इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां पर ये क्या होते हैं? स्थायी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 3.0 से 4.0 माइक्रो हो जाती है, और इसका व्यास कितना हो? 0.5 से 1.0 माइक्रो व्यास हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आपके समझने लायक बात। अब इसका स्टार्ट करते हैं हम परासंरचना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब परासंरचना स्टार्ट करते हैं हम। तो अब आप लगाइएगा परासंरचना, यहां पर स्टार लगा के अच्छी राइटिंग में लिखना परासंरचना। परासंरचना। अब देखिएगा कि आकार एवं आकृति में विभिन्नता होने के उपरांत भी, मैं पहले आपको परासंरचना का स्क्रीन पर लगा रहा हूं, वहां से आप लिख लीजिए, फिर आपको इसको समझा देता हूं। पहले आप इसे स्क्रीन पर से लिख लीजिए। तो स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है कि आकृति एवं आकार में विभिन्नता होने के उपरांत भी सभी माइटोकॉन्ड्रिया की रचना मौलिक रूप से समान होती है। इनमें अत्यंत जटिल कला में संगठन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना को सविस्तार से अध्ययन किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपने उतार लिया होगा। वीडियो को रोककर उतार लीजिए, फिर समझिए कि देखिए आकृति, आकार एवं आकृति, इसकी परासंरचना के बारे में समझते हैं। इसके आकार एवं आकृति, जो इसका आकार है और इसकी आकृति है, वो जिसमें क्या होती है? भिन्नता होने के उपरांत भी सभी माइटोकॉन्ड्रिया की रचना इसकी आकार एवं आकृति में भिन्नता होने के कारण भी क्या होती है? भिन्नता हो जाती है, धागे रूपी हो जाती है, छड़ रूपी हो जाती है। तो भिन्नता होने के कारण भी इसके मौलिक जो रूप होता है, मौलिक जो इसका रूप होता है या मौलिक इसके जो गुण होते हैं वो समान पाए जाते हैं। मौलिक रूप से समान होते हैं। मौलिक रूप से क्या होता है? समान होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया का आकार एवं आकृति में भिन्नता होने के कारण भी इनके मौलिक रूप समान होते हैं। आगे क्या है? आगे है कि इसमें अत्यंत जटिल कला में संगठन पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? इसकी अत्यंत जटिल कला में संगठन पाए जाते हैं। अत्यंत जटिल कला में संगठन पाया जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका सविस्तार अध्ययन किया गया है। तो इसके सविस्तार अध्ययन को हम देखेंगे तो इसके उपस्थित संरचनाएं निम्न है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा गया है तो उसके अंदर इसके जो संरचना है वो किस प्रकार से दिखी है उनको एक एक को हम देखेंगे। तो पहले जो इसका आप टॉपिक डालेंगे परासंरचना लिखने के बाद में आप डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लियां। आप डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली। परासंरचना लिखने के बाद 1 नंबर लगाएंगे और लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लियां। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लियां। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लियां जो होती हैं इसके बारे में मैं सर्वप्रथम